स्टैटिस्टिक्स का कुछ नॉलेज हमारे क्लास 9th में भी होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में समझने के लिए खाली उस हिस्से को रिकॉल कराता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जब डेटा ऐसे फैला होता है, डेटा यानी नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है वो, तो उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, या फिर उसका दूसरा नाम है प्राइमरी डेटा। देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे, कुछ नंबर्स लिखे हैं 3, 6, 7, और यहाँ पर भी वही नंबर्स लिखे हैं, पर ये नंबर्स कुछ अरेंज्ड ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये नंबर्स, और ये वाले ये ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए हैं। जब नंबर्स को हमें दिया जाता है ना डेटा के फॉर्म में, तो वो ऐसा ही रैंडमली होता है। उसको हम लोग जब एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, यानी उसको एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। उसका एक और अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तुरंत देखते पता जाता है 2 है। जब डेटा को हम अरेंज कर देते हैं तो उस टाइम पर डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो जिस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं, उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ना, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं सांख्यिकी, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ पढ़ते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ये एग्जैक्टली क्या होता है मीन, मोड और मीडियन, मैं इसको वापस से रिकॉल करवाता हूँ तुमको, है ना, क्योंकि यही हम लोग इस क्लास में ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। यानी मीन, मोड और मीडियन को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, वो डेटा हमारा अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है ना। हाँ, इससे पहले हम लोग मीन और मोड और मीडियन में क्या अंतर है यही समझ लेते हैं, फिर डेटा का अरेंजमेंट भी समझ लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ उस टॉपिक को जो हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे, दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यानी 2 स्टूडेंट है, एक मैरी और एक हरी है। इन दोनों स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट के में एग्ज़ाम दिया, तो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। ये मैरी के मार्क्स हैं ऊपर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 ऐसे करके मान लीजिए, मैं सब्जेक्ट के नाम नहीं लग दे रहा यहाँ पे, और हरी के मार्क्स ये रहे, है ना। तो हरी और मैरी के मार्क्स में अगर हम कंपेयर करें, यानी हम ये पता करना चाहते हैं किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, इन दोनों में आपस में क्या कहते हैं, बहस हो जाती है। ये मैरी बोलती है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, हरी बोलता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। दोनों क्या किस बात पे राजी होते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल के देखते हैं किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो क्या किया गया, पहले एवरेज निकाला गया, यानी हम लोग मैरी के मार्क्स का एवरेज निकाल लेते हैं। पहले एवरेज निकालने का तरीका हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, हाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं सबका सम कर लेंगे और उनका काउंट कितना है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। एवरेज लेने का तो यही तरीका होता है। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, और उनका सम देख लेते हैं, यानी मैरी के जितने भी मार्क्स है सबको जोड़ देना है, और उनका काउंट कितना है 5, तो उस 5 से डिवाइड कर देना है। इसको तो हम बोलते हैं एवरेज निकालना। तो हमने क्या किया, मैरी के जितने भी मार्क्स है सबको ऐड कर लिया, 10 + 8 + 9 + 8 + 7 डिवाइड बाय 5। तो ये कितने होगा टोटल, आपने जोड़ लिया 42/5। हाँ, 42/5 डिवाइड करके बताओ कितना आएगा पॉइंट भाई। 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, 8.4। ये बोलता है मेरे एवरेज मार्क्स 10 में से 8.4 है, ठीक है मैरी के। अब इसी एवरेज को हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं हरी के। 7 10 + 10 + 10 3 बार है ना, डिवाइड बाय 5। ये भी इसके भी तो 5 ही सब्जेक्ट हैं, तो ये 41 आया। 41/5 = 8.2 आएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब इसका मतलब मैरी जीत गई, बहस में मैरी जीत गई। वो कहती है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। एवरेज निकाला, हरी बोलता है भाई ऐसे कैसे जीत गई, मेरे देखो 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे फुल मार्क्स आए 10 में से 10, 1 2 3, और इसका तो देखो बस 1 में ही आए, तो ये कैसे जीत गई। वो नहीं मान रहा जीती। उसने बोला तुम्हें अगर इतना ही ये कैलकुलेट करने का शौक है तो एक दूसरे तरीके से जो कैलकुलेट करो। तो मान लो अगर ये सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश होते तो ये मार्क्स अच्छे नहीं माने जाते, मैरी से ऑब्वियसली अच्छे माने जाते। तो इसका यही बहस है कि मेरे 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैं फुल मार्क्स लाया हूँ और तुम्हारे में तो एक ही ऐसा है, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा मार्क्स लाया हूँ, मैं जीता। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके को बोलते हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी हम देख रहे हैं 10 कितनी बार आ गया इसके में, 3 बार। इसको हम बोलते हैं मोड, यानी विच नंबर इज़ रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट हुआ है वो उसका मोड हो जाएगा। हरी, इस हिसाब से हरी जीता। ऑब्वियसली क्लास में अगर बहस भी चलती है तो क्या ही होता है,
यही तो होता है, जो ज़्यादा सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाएगा वही जीता माना जाएगा। 2 ही सब्जेक्ट तो ऐसे रहेगा जिसमें थोड़े से मार्क्स बेचारे के कम रहेगा, लेकिन वैसे देखा जाए एवरेज वाइज तो मैरी जीत रही है। एक तरीका और हो सकता है, क्या इन्होंने बोला चलो मिडिल वाला देख लेते हैं। हो सकता है कि जिस शुरू में मैं एग्जाम दे रहा था तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, हरी ने कहा मैं थोड़ा सा नर्वस था, तुम भी शायद थोड़े नर्वस रही होगी, है ना। तो शुरू का और लास्ट का छोड़ देते हैं, जब हम एग्जाम खत्म वाला बीच में देख लेते हैं किसकी वैल्यू ज़्यादा रही। तो बीच में मिडिल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, हरी की। तो हरी इस सेंस में भी हरी जीत रहा है। तो 2 सेंस ऐसे हो गए जिसमें हरी जीत रहा है। तो पहला सेंस जिसमें एवरेज हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं मीन निकालना, है ना। और दूसरा सेंस जिसमें हम बारंबारता देखते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजिट की, तो उसको हम बोलते हैं मोड निकालना, ठीक है। और तीसरा मीडियन, मिडिल वैल्यू ले लेना। मीडियन का मतलब ही मिडिल वैल्यू होता है, बीच की जो वैल्यू होती है ना। पर शर्त ये होती है कि डेटा को आप एक पर्टिकुलर अरेंज में ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, दोनों में से किसी में भी आप अरेंज कीजिए और मिडिल वैल्यू आप लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मीन, मोड और मीडियन इनकी एक्चुअल मीनिंग ये होती है। क्लास 9 में भी हमें बताई जाती है, मैंने यहाँ पे रिकॉल करवा दिया आपको। तो इस क्लास में हमें यही पढ़ने हैं तीनों, मीन, मोड और मीडियन। पर थोड़ा सा इन्हें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन को पढ़ना, है ना। मीन पढ़ते हैं। मेरी तो सिर्फ एक ही तरीका था कि एवरेज में वो जीत गई, पर हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा किसे मान के चलते हैं, हाँ एवरेज वाले मार्क्स को, क्योंकि उसके किसी भी मार्क्स सब्जेक्ट में 4 नंबर तो नहीं आए, इतने ख़राब तो नहीं आए उसके किसी में भी, 7 से ऊपर लाई सब में वो, है ना। हाँ, फिर हरी कहता है कि भाई देख लो डिफरेंट जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनमें मैं मार्क्स ज़्यादा लाया हूँ तो इसलिए मैं जीता हूँ। हिंदी में आए मेरे 4, कोई बात नहीं, उसका ये कहना है। पहला पेपर हिंदी का, हिंदी में मेरे 4, कोई बात नहीं। तो ये था, ये जो 3 चीज़ें होती है ना, इसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। हाँ, इसी को हमें क्लास 10 में भी पढ़ना है, पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन था, और वो जो डेटा था हमारा वो अनग्रुप्ड था। अब हम जो पढ़ेंगे ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर क्या कहते हैं 100 बच्चे होते और उनके मार्क्स लिखे होते, तब तो सोचना मुश्किल पड़ जाता ना। तो उस केस में हम क्या करते, 10 से क्या कहते, मान लो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 5 तक जो मार्क्स लाए हैं बच्चे उनको हम लोग एक लिस्ट में ले लेते। फिर 5 से लेके 10 तक जो मार्क्स लाए हैं बच्चे उसको एक लिस्ट में ले लेते, है ना। मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में और 100 बच्चों के मार्क्स देखे जाएंगे। पर ये तो चीज़ तो फिक्स है कि मार्क्स बच्चे ऐसे ही तो लाएंगे, 1 से 10, 10 से 20 ऐसे कर लेंगे, और उसको मतलब आपने देखा क्लास इंटरवल में ले आएंगे उसको, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 10 में हमें यही पढ़ना है। मैं थोड़ा सा अनग्रुप्ड वाला भी एक दो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, फिर ग्रुप्ड पे भी आते हैं। एक क्लास में, क्लास 10 में 30 बच्चे हैं। एक स्कूल के क्लास 10 में 30 बच्चे हैं और उनको 100 मार्क्स में से मिले हुए हैं नंबर, यानी 30 बच्चे टोटल हैं क्लास में। यानी जितने ही बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पहले ही मालूम है, यानी हमें ये मालूम है, इन सबको जोड़ेंगे शुरू में हमें मालूम है 30 आएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम है, पर ये ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं। 10 मार्क्स लाने वाला एक ही बच्चा है, ऐसा बच्चा एक ही है क्लास में जिसके 10 नंबर आए हैं, और ऐसा बच्चा भी एक ही है जिसके क्लास में 95 नंबर आए हैं, है ना। तो हमें इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, जितने ही बच्चे हैं सारे बच्चों के अलग अलग मार्क्स को जोड़ लीजिए, है ना, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी एवरेज एंड दैट विल ऑल्सो बी द मीन, है ना। मीन का मतलब ही एवरेज होता है। तो हम लोग यहाँ से मीन निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एग्जाम में जब अपना आंसर लिखोगे तो उसके लिए आप अलग से टेबल बनाओगे अपनी। इन्होंने जो टेबल दी है, यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं उस वैल्यू को हम लेंगे x, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, देखो, है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। देखो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, बारंबारता उसकी कितनी हो गई, कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो ये 5 इसकी बारंबारता हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। उसके लिए हम लोग बनाएंगे अपनी टेबल एक्स वाली और एफ वाली। सबसे पहले एक्स की टेबल लिख ली मैंने यहाँ पे, मैं जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ। अब हम f इंटू एक्स निकालेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे f इंटू एक्स क्यों निकालेंगे, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप देखिए यहाँ पे 36 जो है, 3 बच्चे ऐसे जो 36 नंबर लाए हैं, तो हम लोगों को 36 को कितने बार जोड़ना चाहिए, 3 बार जोड़ना चाहिए। जब हम सब टोटल नंबर ऑफ, यानी जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं, सब सारे मार्क्सों को हम जोड़ रहे हैं, तो हमें 36 को 3 बार जोड़ना चाहिए। 36 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सेम चीज़ यहाँ पर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 मार्क्स आए हैं, तो हम लोग 60 को 4 बार जोड़ेंगे। इससे अच्छा हम 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब हमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, फिर हमें इन्हें जोड़ना स्टार्ट करना चाहिए। जो आंसर आएगा उसे जोड़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो वो सारे बच्चों के मार्क्स होंगे, है ना, वो सारे बच्चों के मार्क्स का सम होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर f इंटू एक्स निकालते हैं। तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या है, 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 108 आएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए
समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हमें एवरेज निकालना है, यानी हमें मीन निकालना है। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक्स के ऊपर बार लगा के, यानी एक्स की जो वैल्यू, यानी बच्चों ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। हम लोग एवरेज किसका निकाल रहे हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, बच्चों ने जो मार्क्स लाए हैं क्लास में उसका हम एवरेज ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक्स लिखा, उसके ऊपर बार लगा दिया। ये बार हमें ये बताता है कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य निकाल रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माध्य, या फिर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं मीन। ये तीन तरह से हम माध्य या फिर मीन या फिर एक्स बार को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है टोटल मार्क्स मतलब इन सबको जोड़ लेना है, और जोड़ने को हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ने को हम लिखते हैं समेशन ऑफ, किसको जोड़ रहे हैं हम लोग, एफ एक्स की जितनी वैल्यूज है सबको जोड़ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, समेशन ऑफ एफ टाइम्स एक्स। अब यहाँ पे हम लोग कितने चूज करेंगे, एक से, वहाँ पे हमें लिखते हैं कई बार आई, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई लिखते हैं, तो बच्चे आई वगैरह से कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा जाता है आई इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 फर्स्ट स्टेप से लेके n स्टेप तक लेनी है। इसमें कितने स्टेप है, 1 2 3 4 काउंट कर लो, तो आई की वैल्यू 1 से लेके उतने तक हो जाएगी, है ना। तो एक एक करके पुट करेंगे ना, एफ की फर्स्ट, एफ आई लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका मतलब आई की जगह पे हम नंबर्स पुट कर रहे हैं, F1 के प्लेस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी नंबर 1, F3 के प्लेस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी नंबर 3, है ना। तो वो नंबरिंग है, यानी उस लोकेशन को बताने के लिए वो नंबरिंग होती है। आई मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं, वो जो इस लिस्ट में आती है ना, इसके काउंट में आती है वो वैल्यू, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं, मैं कई बार एफ आई और एक्स आई वगैरह नहीं लिखा करूंगा, एफ इंटू एक्स लिख दे करूँगा और समेशन लिख दे करूँगा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, आप एग्जाम में जरूर लिखें एफ आई करके एक्स आई करके, फिर थोड़ा ये इंप्रेसिव भी होता है। तो डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, समेशन मतलब उनको जोड़ना है हमें, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो काउंट दे रखा है, इस काउंट को हमें जोड़ देना है। तो इसको जोड़ के आपको पता है शुरू में दिया गया है क्वेश्चन में ही, ये टोटल पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30, तो इसका मतलब इसको हमें पता है पहले से जोड़ने से 30 आएगा, तो हमने यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या लिख लिया, 30। इसको और आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा, जोड़ के बताइए कितना आता है ये, 1779। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 59.3। तो ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया, यानी पूरी क्लास में जो बच्चे मार्क्स लाए ये उसका एवरेज है। अब प्रिंसिपल अगर टीचर की क्या कहते हैं ये चेक करे कि टीचर पढ़ाते कैसे हैं क्लास में, तो उससे वो क्या देखेगा, हमेशा एवरेज देखेगा। पूरी क्लास में जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं उस पूरे मार्क्स में एवरेज मार्क्स क्या है, यानी टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही क्लास 10 में, अगर ये क्लास 10 के बच्चे थे तो, ठीक है। हाँ, तो इसको हम कहेंगे मीन निकालना। और ये जो मेथड हमने यूज़ किया इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट हम लोग ये जो एवरेज निकालने का तरीका यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, यानी मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब यही क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्लास इंटरवल के तौर पर, यानी क्लास इंटरवल कहने का मतलब है हम डेटा को ग्रुप में डाल देंगे, यानी 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 छोड़ो, 10 से लेके 25 तक मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 10 से लेके 25 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, या फिर दूसरा लो 25 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, आप सोच के बताइए। यहाँ पे 10 से लेके 25 तक कितने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, 2 बच्चे ऐसे है ना, एक 10 ले आया, 10 से 25 तक, है ना। फिर दूसरा हमने लिया 25 से 30 तक, 25 से 30 नहीं 25 से 40 ले लीजिए, 25 से 40 तक, 25 से 40 36, ये 3 7 बच्चे ऐसे हैं जो 25 से 40 के बीच में मार्क्स लाए। तो जो ये हम कर क्या रहे हैं, नंबर्स को ग्रुप में डाल रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों समझ में आया। इस ये जो हमने एग्जांपल लिखा है जैसे अनग्रुप्ड, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग नहीं की है, एक्स की ग्रुपिंग नहीं की है ना, वहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। जब डेटा एक्स में ग्रुप दिया जाएगा तो उस टाइम पर हम लोग को कैसे करना है उस चीज़ को देखिए अब। हाँ, तो देखिए उसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, डेटा को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में मतलब ग्रुप में लगा दिया उस डेटा को। सेम डेटा है अभी भी हमारे पास, अब हम इस डेटा को किस में कर दिए, ग्रुप में कर दिया। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो वाला क्या था, इससे पहले जो हमने किया था वो अनग्रुप्ड था, और क्लास 9 में हम अनग्रुप्ड पढ़ के आए, तो क्लास 10 में हमसे क्या पूछा जाएगा हमेशा, हाँ ये ग्रुप्ड वाला पूछा जाएगा। तो ग्रुप्ड से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, ये टेबल आपको हर बार बनानी है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, इसमें आप ये एक चीज़ और देखिए, ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू को तो हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और राइट वाली वैल्यू को जो हायर है उसको अपर लिमिट बोल देंगे, जो लोअर है उसको लोअर लिमिट बोल देंगे। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये वाली है ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे मीन, तो इसका बड़ा आसान है, इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया है, ये जो वैल्यू दी होती है ना इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। हाँ देखिए, इसको मैंने टेबल को बना लिया। अब इसके बाद आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का एवरेज ले लो, यानी इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये हमेशा फिक्स रहेगा एक्स की वैल्यू निकालना। जब भी क्लास इंटरवल दिया जाए तो एक्स की वैल्यू को ऐसे निकालिए, पर याद रखना ये 10 से 25 है तो 25 से स्टार्ट होना चाहिए नेक्स्ट वाला,
जब नहीं होता है तो उस टाइम पर हम लोग मैं आगे के क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है कैसे होगा। फिलहाल के लिए ये ऐसे दिया हुआ 10 से 25, 25 से 40 ऐसे दिया हुआ है और उनके बीच का गैप सेम है, तो आप कैसे करेंगे, हाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, समझे। तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करिए, क्या आएगा x की वैल्यू 17.5 है पहले। हाँ तो यानी 25 + 10 और जोड़ देंगे, यानी कितना आएगा 35 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 17.5 होगा। दूसरा 32.5 होगा, 42.5 है ना। तो हमने किया क्या, हर बार के हमने यही किया, इन दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 किया है, उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू भी हमारे पास है, f की वैल्यू भी हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो f टाइम्स x आ जाएगा, यानी बच्चों के टोटल मार्क्स का वो आ जाएगा। फिर इसको लास्ट में जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी वही रहेगा, समेशन ऑफ f कितना आएगा अभी भी, ठीक है। वैल्यू आप ठीक कर लेंगे, ये 47.5 होगी, ठीक है। ये बाकी सारी वैल्यूज़ करेक्ट है, यानी हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं और फिर डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो उससे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 47.5। अब हम क्या करेंगे, f टाइम्स x निकालेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे f टाइम्स x निकालेंगे, f टाइम x निकालेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे जब क्लास इंटरवल नहीं दिया था तब, अभी क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो करना तो अभी भी वही है, f टाइम x निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके फिल कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ये हमने क्या निकाल लिया, f टाइम्स x निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, समेशन ऑफ f इंटू एक्स निकालेंगे, समेशन ऑफ f टाइम्स x, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 1860। तो अब x यानी x का मीन निकालना है हमें, टोटल मार्क्स का मीन कैसे निकलता है आपको पता है, टोटल मार्क्स यानी जितने भी बच्चे हैं सबके मार्क्स को जोड़ लीजिए। अब ये सबके मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं f टाइम्स x, देख लो 2 बच्चे ऐसे तो 10 के 25 के बीच में ला रहे हैं, वही वाला फंडा है अभी भी, है ना। बस x की वैल्यू नहीं दी थी तो अब की बार x की वैल्यू निकाली है, फिर हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमने क्लास इंटरवल के तौर पर निकाली है, यानी यहाँ से यहाँ तक के डेटा को ग्रुप कर दिया गया था, 10 से 15, 10 से 25, यानी 15 बच्चों के एवरेज मार्क्स यहाँ पे हुए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। उन एवरेज मार्क्स को फिर हम दोबारा से जोड़कर उसका एवरेज ले रहे हैं, है ना। तो हमारे पास ये जो डेटा है x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है ये, तो हमारा आंसर भी जो एवरेज आएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा उस एज़ कम्पेयर टू जो हम पहले कर रहे थे। पहले हम क्या करते, हम एग्जैक्टली जानते थे कि कौन सा बच्चा कितने मार्क्स लाया, अभी हम ये जानते हैं कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो इसके बीच में मार्क्स लाए हैं, और उसको हमने क्या मान लिया, एवरेज वैल्यू को अपनी एक्चुअल वैल्यू मान लिया है। यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा सा अलग आएगा अब की बार। तो एवरेज निकालते हैं तो ये आएगा 1860, यानी मीन निकालते हैं, डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, तो ये 62 क्या आ गया, मीन आ गया। तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं। ये मेथड हमने डायरेक्ट एवरेज के तरीके से यूज़ किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड जिससे हम मीन निकालते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा मेथड भी हो सकता है जिससे हम मीन निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी हिंदी में बोलेंगे कल्पित माध्य विधि। यानी x की एक मिडिल वैल्यू को हम लोग, x की वैल्यू जो बीच में दी होगी उसको हम लोग मीन मान लेंगे और उसके बेसिस पर फिर मीन निकालेंगे। देखिए कैसे एग्जांपल भाई, इसी सेम एग्जांपल में देखिए कैसे होगा। उसके लिए हमें f टाइम्स x निकालने की जरूरत नहीं है, तो f टाइम्स x को हम हटा देते हैं यहाँ से। इसकी जगह पे हम लोग एक सिंगल वेरिएबल को, यानी इसके बीचों बीच में x की कौन सी वैल्यू जो बीचों बीच में लिखी हुई है, ये दोनों बीचों बीच में ही आ रहे हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास चॉइस है कोई सा भी ले लो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी ऐसी चॉइस दी गई छोटा नंबर लेना। कौन सा छोटा है इन दोनों में से, ये वाला छोटा है ना, तो छोटे वाले को हमेशा चूज़ करना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में कौन सा है ये नहीं मालूम पड़ रहा ना, तो हमने इसको मान लिया कि हमारा बीच वाला ये है। आप इसे मान के करोगे तो भी आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको मान के हमने किया, हमने बीच में, यानी बीच में जो वैल्यू दी होती है उसको हम मान लेते हैं 47 a मान लेते हैं, यानी a की वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। 47.5 इज द वैल्यू ऑफ a, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं एज्यूम्ड वैल्यू। यहाँ पे एजम्पशन तो कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी मिडिल वैल्यू हमारी मीन वैल्यू है, यानी बीच में जो वैल्यू दी हुई है वो हमारा मीन है। पर ये मीन है कि नहीं है तो वो तो हम आगे देखेंगे। यानी इसको हम a मान के चल रहे हैं, हमारे फॉर्मूले में a आता है तो हमने a से मान लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ से d माइनस a, d इज इक्वल टू होता है x माइनस a आपने इसे माना है, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 17.5, तो 17.5 में से a माइनस कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है 47.5, तो 17.5 में से 47.5 गया तो कितना बचेगा, हाँ -30, क्योंकि छोटे नंबर में से हम बड़ा नंबर घटा रहे हैं। और 32.5 में से 47.5 गया -15, और 47.5 में से 47.5 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और 62.5 में से 47.5 आया तो कितना आया, हाँ प्लस का 15, यहाँ पर प्लस का 30 और यहाँ पर 45, है ना। समझ में आया आपको, हाँ। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब की बार हम लोग f, पिछली बार हमने क्या किया था f इंटू एक्स निकाल रहे थे ना, अब की बार हम लोग निकालेंगे f इंटू डी, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे f इंटू डी।
एफ इंटू डी निकालिए, यानी एफ की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको 30 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 15 दिए 45 होता है ना। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, वो तो है ना। और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 होता है ना, 15 6 90। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 18, 180। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 270। पक्का देख लेना। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ डी निकालेंगे, यानी एफ डी की जितनी वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज एफ इंटू डी की है, तो एफ इंटू डी की सभी वैल्यूज को जोड़ लीजिए। जोड़ कर बताइए कितना आएगा। ये इन दोनों को जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे, नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव नंबर्स को अलग जोड़ लीजिए, फिर पॉजिटिव नंबर्स का जो सम आएगा उसमें से नेगेटिव वाले को हटा देंगे। करते कैसे हैं, मैथ में हम लोग ऐसे तो करते हैं, -60 -45 +0 +90 +180 +270 प्लस कुछ नहीं है ना, इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो 60 और ये 40 105, ये 105 हो गया, 105, लेकिन नेगेटिव है तो हमारा फाइनल आंसर भी नेगेटिव में रहेगा। प्लस उसमें ये सारे प्लस वाले हैं तो इनको जोड़ लीजिए। इसको 40 हो गया, वेरी गुड, 540 होगा, है ना। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 540 में से घटाइए, कितना आएगा, कितना आ गया, 435। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमारा यहाँ पे बड़ा था, नेगेटिव नंबर छोटा, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बराबर a प्लस x के ऊपर बार बराबर, यानी x का मीन बराबर होगा a प्लस समेशन ऑफ f टाइम्स d डिवाइड बाय समेशन ऑफ, हाँ देखिए बस थोड़ा सा ये अंतर है। उसमें पिछली बार क्या था, समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ f, और उसमें a नहीं था ना। a क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन है। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे और सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 47.5, यहाँ पे हमने लिख दिया 47.5 प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी की वैल्यू 43 डिवाइड बाय f, ये कितना है, समेशन ऑफ f 30, ये तो शुरू से ही 30 चल रहा है अपना, 30 ही बच्चे हैं ना। ये 47.5 और ये आ गया 14.5। इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, 47 और ये 5, ये 48 58 62, हाँ 62। और पिछले वाले मेथड से भी क्या आया था, यानी मीन निकालने के, ये जब भी क्लास इंटरवल दिया हो तो मीन निकालने का कोई भी मेथड आप यूज़ करिए, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ हो गई, समझ गए बात को, हाँ आंसर सेम आना चाहिए। तो ये दूसरा मेथड हो गया। इसके बाद एक और मेथड है मीन निकालने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड है हमारा। ठीक है, इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, एक डायरेक्ट मेथड था और दूसरा क्या था, एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू एज्यूम कर लेते थे जो हमारी मीन वैल्यू होगी, है ना। और वो ज़्यादातर हम कौन सी सेलेक्ट करते थे, जो बीचों बीच में होती थी। अब उसी सेम क्वेश्चन के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड भी देखिए। तो यहाँ तक तो हम लोग वही उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे, है ना। डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस ए हम किसे चूज़ करते हैं, जो बीच में होता है। आप देखो बीच में ये दोनों है ना, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि छोटी वैल्यू हमेशा चूज़ कीजिए। तो ए हमने किसे मान लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि जगह खाली है। ए हम लोग चूज़ करते हैं 47.5 को। ठीक है, यहाँ पर आकर एक चीज़ और देख लीजिए, इनके बीच में कितने का गैप है, 25 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है ना। इन सब के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच लेटर से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। एच इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 15। अगेन अब हम निकालेंगे डी। डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके। x की वैल्यू यहाँ पर ये है ना, उसमें से हमें a घटाना है। a हमारा ये हो चुका है, a हमने चूज़ किया है कोई सा भी, है ना। तो आप चाहे तो इसे चूज़ करो या फिर इसे चूज़ करो। मैंने बताया कि छोटी वैल्यू चूज़ करेंगे, तो आप छोटी वैल्यू चूज़ करिए। तो मुझे बताइए x माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी हाँ कितना आएगा, -30। पहले की तरह आ जाएगा ये भी, है ना, -15 0 15 30 और नीचे 45, यही वैल्यूज थी पहले भी। इसके बाद हम निकालते हैं u। देखो u का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, u इक्वल टू होता है d अपॉन में h। d की वैल्यूज ये लिखी हुई हैं सारी, है ना, और h हम जानते हैं कितना है, 15। तो यानी 15 से हमें डिवाइड करना है इन सबको, है ना। तो 15 से अगर -30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा ना। 15 टू जो 30 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0, इसको डिवाइड करेंगे तो +1, इसको +2 और इसको +3। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आया आप। उसके बाद
अब हर बार की जब हम जिसमें हम लोग एज्यूम्ड वाले मेथड में क्या कर रहे थे, डी तक निकाल रहे थे, तो लास्ट में क्या करते हैं, एफ इंटू डी निकाल रहे थे। अब हम यू तक निकाल रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ निकाल रहे हैं इसमें, तो हम एफ यू निकालेंगे अब, ठीक है। हाँ, तो एफ यू क्या हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू को और यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 जा 4, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर निगेटिव आएगा -4, ठीक है। ऐसे ही इसे -3, 7 0 जा 0, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर 6 3 जा 18। अब अगेन क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ यू निकालोगे। समेशन ऑफ एफ यू क्या होगा बताइए, यानी 4 3 7, ये माइनस के ना दोनों जुड़ जाएंगे 7, और इसमें से ये प्लस वालों को हटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 29। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर जो है मीन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, ऑब्वियसली जब मेथड अलग है तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग होगा। उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, दैट विल बी एक्स बार इक्वल टू, यानी मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। समझ गए, देखो वही सेम फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड वाला, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एच, ठीक है। एच मतलब क्लास साइज, यानी इस क्लास का साइज क्या है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें जो इंटरवल है वो सेम नहीं दिया होता। देखो मान लो इनके पीछे 15 का इंटरवल है सब में, है ना, इनके पीछे मान लो 15 का इंटरवल नहीं हुआ, तो उस टाइम पर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका एक बैकड्रॉप है कि स्टेप डेविएशन मेथड हर जगह यूज़ नहीं होता, इसी वजह से शायद सीबीएसई ने इसे हटा भी दिया है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सवाल को ना, इस तरह के सवालों को बहुत छोटा कर देता है। अभी आप देखना इसमें कैलकुलेशन कितनी छोटे छोटे नंबर्स की होगी, जो कि बड़ी सिंपल होगी, उसे हम ईजिली कर लेंगे। इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ना भी थोड़ा ज़रूरी था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और देखना आपका आंसर वही आ जाएगा जैसा डायरेक्ट मेथड से आया था और एज्यूम्ड वाले मेथड से आया था। करिए, वैल्यू पुट करिए इसके अंदर। ए की जगह पे क्या है देखिए 47.5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ यू क्या आया 29, यहाँ पे लिख दिया 29। समेशन ऑफ एफ की वैल्यू क्या है 30, टोटल 30 स्टूडेंट थे क्लास में, तो 30 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एच, क्लास का साइज कितना है 15, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बोर्ड मास रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो हम पहले मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बोर्ड मास रूल में थोड़ा एडवांस तरीके से मैं बताऊं तो मल्टीप्लाई या डिवीजन आप दोनों में से कुछ भी पहले कर देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, 15 से कट कर लेंगे, 15 1 15, 15 2 30, ठीक है। फिर 29 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, कैरी 1 बचेगी 14.5, ठीक है, ये 14.5 आ गया। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, अगर ये 30 होता तो इसका 15 आता, अभी 30 से कम है तो 0.5 कम रह जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, बताइए कितना आएगा। 47 में 47.5 है, 48 हो गया, 48 में डालिए ये 52, 62 आ गया ना कि नहीं। हाँ, तो अगेन देखो क्या आंसर आया 62, और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसका आंसर यही आया था, स्टेप डेविएशन में भी इससे भी यही आया, और हमारा जो फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट मेथड उससे भी यही आया था। यानी ये तीनों मेथड सेम आंसर देते हैं। पर इस मेथड में देखो लास्ट की कैलकुलेशन कितनी सिंपल थी, है ना। बस हमारा टेबल थोड़ा सा एक्स्ट्रा भरना पड़ता है हमें, लेकिन लास्ट में चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं और उनका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करिए। लेकिन कब पॉसिबल नहीं होगा, एक ही केस ऐसा है जिसमें पॉसिबल नहीं होगा, जब इनका इंटरवल सेम नहीं है, यानी हमें उस केस में एच बता ही नहीं पाएंगे। एच का मतलब होता है यानी इनके बीच में जो गैपिंग है, अब गैपिंग सेम है ही नहीं तो हम एच किसे ले। मान लो इसके बीच में 5 का अंतर, इसमें 6 का, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 5, इसमें ऐसे आ रहा है, तो 5 ले कि 6 के ले, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो उस केस में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट मेथड हो गया मीन निकालने का। इसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एनसीईआरटी 14.1 के कुछ क्वेश्चंस देखिए।